नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले NIRF 2021 का जो रैंकिंग हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार भी एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम इस पर एक वीडियो बना दो, तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, उसी को हम यहाँ पर वीडियो बना के आपके सामने रख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, और उसके बाद ये भी बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप कब से क्लास स्टार्ट करने वाले। तो देखो दोस्तों, पहले तो मेरी जो भी क्लासेस होती है वो सारी फ्री होती है। ओके, तो मैं फ्री में सारी क्लासेस करवाती हूँ। ओके, अब यहाँ पर बात है कि भाई मैं क्लास कब से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी 23 जनवरी को जी सेट वालों की एग्ज़ाम है। ओके, तो गुजरात सेट वालों की एग्ज़ाम है और मैं भी गुजरात से बिलोंग कर रही हूँ और मेरी भी एग्ज़ाम है सेट की। ओके, तो उसी वजह से हम लोगों ने, गुजरात के जो भी बच्चे हैं उन लोगों ने सोचा कि मैम अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन करवा रहे तो हमें भी करनी है। तो फिर हमने बोला कोई बात नहीं, तो हम लोग साथ में ही चलेंगे। ओके, तो 23 जनवरी के बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, आपको डेट बता दी जाएगी। ओके, और क्लास भी आपकी अच्छे से स्टार्ट की जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, तब तक तो आपकी आंसर की भी आ जाएगी। ओके, तो बस ये जो आपको एक अपडेट बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं, NIRF रैंकिंग के बारे में। ओके, उससे पहले बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, यहाँ पर आपको जो भी साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं तो उनके PYQS टेस्ट की मैंने 15 क्लासेस बनाई हुई थी, तो वो आप लोग देख सकते हैं। साइकोलॉजी वालों की, साइकोलॉजी के लिए मैंने दूसरी चैनल क्रिएट कर ली है बच्चों के कहने पर। ओके, सारा कुछ मिक्स हो जाता था इसी वजह से। ओके, तो वो चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन अभी मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुजराती में ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कि हिंदी में नहीं पढ़ा रही। ओके, तो जो भी गुजराती बच्चे हैं तो वो उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही हम 23 के बाद हम UGC नेट की जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि साइकोलॉजी में हिंदी में पढ़ाना है तो हम उस चैनल पर पढ़ाएंगे। ओके, उसके बाद मैंने बहुत सारे जो भी टॉपिक हैं वो पूरे के पूरे कवर करवाए हैं यहाँ पर। अगर जब तक 23 तारीख के बाद मैं क्लास स्टार्ट करने वाली तो उससे पहले किसी को भी क्लास देखनी है, अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर देनी है, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे यूनिट्स मैंने कम्प्लीटली करवाए हुए हैं, तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो जैसे कि यूनिट 6 है आपका, यूनिट 5 है। ओके, यूनिट 5 मैंने पूरा नहीं करवाया हुआ है। ओके, उसके बाद रिसर्च तो मैंने पूरा का पूरा करवाया हुआ है और डीपली रिसर्च करवाया है जो आपके PhD में भी काम आता है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ये वीडियोस देखकर PhD में एडमिशन भी लिए हुए हैं। ओके, तो आप लोग PhD वाले जो भी बच्चे हैं वो रिसर्च का, उन लोगों को 50 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि 50 मार्क्स जो होते हैं वो आपके PhD के अंदर रिसर्च के पूछे जाते हैं। ओके, तो उसके लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, दोनों के दोनों वीडियोस एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर एप्टीट्यूड लगा दिया और यहाँ पर मेथडोलॉजी का होगा, मतलब कि दोनों सेम ही है, वीडियोस एक ही है, प्ले लिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि PYQS मैंने बहुत सारे करवाए हैं। यूनिट नंबर 7 की डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, यूनिट नंबर 4 आपका पूरा का पूरा हो गया। ओके, तो इस तरीके से, और पेपर 1 यूनिट 1 भी मैंने पूरा का पूरा करवाया है, लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं है। ओके, और ये जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग की जो भी PYQS की वीडियोस है उसको भी देखना ना भूले, जो आपको PYQS के फोल्डर में मिल जाएगी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो थोड़ी सी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। कुछ बच्चे बहुत सारे पूछते रहते हैं कि मैम कहाँ पर ये आपकी वीडियो है, कहाँ पर है, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में जाना है, कहीं पर नहीं जाना है, प्ले लिस्ट में देख लेना। जहाँ भी प्लेलिस्ट में देखते हो ना तो यहाँ पर आपको देखना है भाई UGC नेट लिखा है। कुछ बच्चे ना गुजराती के, मतलब कि जी सेट के फोल्डर में चले जाते हैं और फिर बोलते हैं मैम ये तो गुजराती और कोई लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पर आपको वही फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपको UGC नेट लिखा हो। ओके, वरना आप ना जी सेट वालों की क्लास में चले जाएंगे, दोनों का सिलेबस सेम है तो टाइटल वगैरह आपको सेम दिखेगा, तो थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, UGC नेट वाले फोल्डर पर ही जाना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
बात करते हैं NIRF 2021 की। सबसे पहले तो आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फुल फॉर्म लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, यहीं से पहला तो क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो NIRF का फुल फॉर्म क्या होगा? NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, इस तरीके से शब्दों को तोड़ तोड़ के याद रखो, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसको MHRD द्वारा अनुमोदित किया गया था। ओके, अप्रूव किसके द्वारा, मतलब कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो उसको जो भी लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया था, अप्रूव किसने किया था? तो देखिए अप्रूव्ड किया था आपका MHRD। अब MHRD मतलब आपको पता ही होगा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, MHRD जो है, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है MHRD का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, तो ये MHRD जो है पहले हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, मतलब के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था। ओके, तो उसको क्या किया गया भाई, नाम जो था पहले MHRD था, अब MHRD का नाम चेंज कर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। अब देखो क्या नाम कर दिया गया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि NEP के कंटेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई MHRD का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ओके, क्लियर। अब देखो NIRF है, उसको अप्रूव किसने किया? अप्रूव किया MHRD ने, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय ने। ओके, उसको लॉन्च किसने किया और कब किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो पहले तो देखो कब किया, तो 29 सितंबर 29 सितंबर, ओके, 29 सितंबर 2015 में। ओके, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, डेट भी पूछा जा सकता है। 29 सितंबर 2015 में किसके द्वारा, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, मतलब कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, मतलब ओके, तो जब अब तो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाते हैं ना, तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया था भाई, इसको लॉन्च किया गया था। ओके, अगेन देख लो भाई, क्वेश्चन यहीं से बहुत सारे बन रहे हैं। ओके, पहले तो NIRF का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, उसके बाद किसके द्वारा अप्रूव किया गया था ये NIRF, तो अप्रूव किया गया था आपका MHRD के द्वारा। जब MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ओके, किसके अंतर्गत किया गया है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किया गया। ओके, क्लियर। उसके बाद देखो NIRF की जो उनको लॉन्च किया गया था, NIRF को कब किया गया था, तो 29 सितंबर 2015 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो माननीय हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उनके द्वारा किया गया था। क्लियर। चले, एक ही पैराग्राफ में से आपके 5 या 6 क्वेश्चन बन गए भाई। ओके, चलो, यह ढांचा देश भर के संस्थान जो भी इंस्टीट्यूट है, ओके, तो इंस्टीट्यूशन के रैंक करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि भाई ये एक फ्रेमवर्क है। ओके, फ्रेमवर्क है, लेकिन क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस जितनी हैं उनको क्या करते हैं, हमारे जो देश की, हमारी कंट्री की जो भी इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, उनको क्या करता है, रैंकिंग देने का काम करता है। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, अदर्स एंड रीजन के रूप में भी डाल सकते हो। ओके, आगे या तो फिर स्टेटमेंट कौन सा सही है गलत है, इस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए MHRD द्वारा गठित एक कोर कमेटी द्वारा व्यापक समझ के आधार पर कार्यप्रणाली समग्र सिफारिशों से प्राप्त होती है। मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया भाई, जो NIRF को बनाना था, ओके, तो उसके लिए क्या किया गया है, MHRD ने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी कौन सी थी, कोर कमेटी थी। कौन सी थी भाई, कोर कमेटी। तो ये भी हम याद रखेंगे कि कोर कमेटी जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी, तो NIRF के लिए मापदंड जो बनाने थे उसके लिए। ओके,
और ये कमेटी बनाई गई, किसने किसने बनाई, तो MHRD के द्वारा बनाई गई। ओके, MHRD की जगह पर आपको अगर शिक्षा मंत्रालय दिया है तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बात करते हैं कि उसके पैरामीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, NIRF के पैरामीटर्स होंगे, है ना, मतलब कि हम किसी को भी रैंकिंग देते हैं तो कुछ तो पैरामीटर्स तय करेंगे ना कि भाई हाँ हाँ ये चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए रैंकिंग के लिए उन्होंने पैरामीटर्स बनाए थे। वो पैरामीटर्स क्या था, तो 5 पैरामीटर्स उन लोगों ने बनाए थे। ओके, ये 5 पैरामीटर्स भी आपको याद रखने, मैं आगे भी आपको याद रखवाऊंगी। ओके, कुछ ट्रिक बनाएंगे हम साथ में मिलकर और फिर उसको याद रखेंगे। चलो, सबसे पहले थी टीचिंग, मतलब शिक्षण, सीखने और संसाधन, मतलब कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। ओके, टीचिंग के साथ लर्निंग, लर्निंग के साथ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब स्रोत होते हैं, संसाधन होते हैं। ओके, तो ये तीनों को आपको याद रखना है, ये पहला पैरामीटर्स है। ओके, सेकंड नंबर पर क्या है, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, मतलब कि यहाँ पर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ओके, तो ये दोनों को आपको याद रखना है, रिसर्च प्रोफेशनल को याद रखना है। ओके, तो रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ओके, तो ये आपका सेकंड नंबर का पैरामीटर था। थर्ड नंबर पर क्या था, स्नातक परिणाम, मतलब कि ग्रेजुएशन आउटकम्स कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये उसके पैरामीटर्स थे। ओके, तो ग्रेजुएशन आउटकम्स था। उसके बाद था भाई आउटरीच और समावेशिता, मतलब कि आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। ओके सॉरी, इंक्लूसिविटी। ओके, तो आउटरीच एंड समावेशिता। ओके, तो ये आपका फोर्थ नंबर का पैरामीटर्स था। उसके बाद था धारणा, मतलब परसेप्शन। ओके, तो ये भी उसका अंदर क्या था, फिफ्थ नंबर का पैरामीटर्स थे। ओके, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको याद भी रखने हैं, कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है इसके रिलेटेड। आगे चलते हैं, ये 5 पैरामीटर थे। NIRF के कितने पैरामीटर्स है, 5 पैरामीटर्स। ओके, उनको याद रखना है। इस ढांचे के आधार पर भारत रैंकिंग 2016 4 अप्रैल 2016 को जारी की गई। सबसे पहले भारत की जो ये इंस्टीट्यूशनल जो भी रैंकिंग है वो कब जारी की गई, डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा भाई, 4 अप्रैल। ओके, 4 अप्रैल 2016 को पहली आपकी रैंकिंग हुई थी NIRF। ओके, NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के कंटेक्स में जो पहली बार रैंकिंग हुई थी, फर्स्ट रैंकिंग। ओके, फर्स्ट रैंकिंग जो हुई थी, कब हुई थी भाई, फर्स्ट रैंकिंग कब हुई थी, 4 अप्रैल 2016 को हुई थी। ओके, तो मतलब कि मूल रूप से 2015 में तो ये बनाए गए, उनको लॉन्च किया गया, तो 1 साल बाद ही होगी ना, 1 साल तो वो उसकी क्या करेंगे भाई, वहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास, जो भी सारी इंस्टीट्यूशंस है। ओके, तो उनको देखेंगे, उनकी जो भी यहाँ पर पैरामीटर्स बनाए हैं, उन पैरामीटर्स के बेस पर उनका इवैल्यू, मतलब कि उनको देखेंगे। ओके, और उसके बाद उनका रैंकिंग करेंगे, है ना। तो 1 साल के बाद मतलब 4 अप्रैल 2016 को उसकी पहली रैंकिंग जारी की गई थी। ओके, दूसरी बात, दूसरी रैंकिंग कब हुई, दूसरी हुई आपकी 2017 में। ओके, 2017 के लिए मुख्य रैंकिंग पैरामीटर समान थे, मतलब कि पहले जो पैरामीटर्स थे 5 वही के वही 2017 में भी समान रखे गए। हालांकि कुछ उप पैरामीटरों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये जो 5 पैरामीटर्स है ना, उसके अंदर भी पेटा पैरामीटर है। ओके, मतलब उप पैरामीटर है, उसके भी सब पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो सब पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर के अंदर के जो सब पैरामीटर्स है, उनमें क्या किया गया, 2017 में थोड़ी सी चेंजिंग की गई। ओके, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। साथ ही इस वर्ष हर बड़े संस्थान को एक सामान्य समग्र रैंक के साथ साथ एक अनुशासन विशिष्ट रैंक दी जाएगी, ऐसा लागू किया गया। देखिए यहाँ पर क्या बताया जाता है कि पहले ना वहाँ पर ओवरऑल रैंक नहीं दिया जाता था। 2016 में जो रैंकिंग हुई ना, वहाँ पर आपको ओवरऑल रैंक नहीं दिया जाता था। ओके, और स्पेसिफिक रैंक भी नहीं दिया जाता था। लेकिन 2017 में क्या हुआ, ओवरऑल रैंक दिया गया।
ओके। और जो भी अलग अलग कैटेगरीज है उसको अलग अलग रैंक किए गए, मतलब स्पेसिफिक रैंक भी दिए गए, स्पेसिफिक रैंक भी दिए गए। ओके, तो यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि भाई 2017 में हम आए, तो 2017 में क्या क्या हुआ भाई, तो पहले तो जो पैरामीटर्स थे उसके जो सब पैरामीटर्स थे उसमें थोड़े से चेंजिंग किए, उसके साथ साथ क्या किया, ओवरऑल रैंकिंग भी वहाँ पर रखी गई, साथ ही साथ स्पेसिफिक रैंक भी वहाँ पर रखी गई। ओके, ये 2017 में इतना चेंज किया 2016 के कंटेक्स्ट में। चले आगे चलते हैं। तो एमएचआरडी द्वारा 3 अप्रैल 2017 को 2017 की रैंकिंग सूची जारी की गई थी, जबकि 2016 में जारी अपनी पहली रैंकिंग में एनआईआरएफ की 4 श्रेणियां थी। देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, 2016 में क्या थी, फॉर कैटेगरीज थी। ओके, फॉर कैटेगरीज कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों समझाऊंगी। ओके, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी, मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी, ये 4 कैटेगरीज थी आपकी 2016 में जब पहली बार रैंकिंग हुई थी। ओके, एनआईआरएफ की जब पहली रैंकिंग हुई 2016 में, तब कितनी कैटेगरीज थी, तो 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी थी भाई, यूनिवर्सिटीज थी, इंजीनियरिंग था, ओके, मैनेजमेंट था और फार्मेसी थे, इतनी कैटेगरीज थी। ओके, आगे चलते हैं। तो इतनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया हुआ था। 2017 में 2 श्रेणियां कुल मिलाकर और कॉलेज जोड़ी गई। अभी देखिए यहाँ पर, और रैंकिंग में लगभग 3000 संस्थानों ने भाग लिया। अब देखो 2017 में क्या हुआ भाई, यहाँ पर वैसे भी नेमली, ओके, मतलब कि नाम के आधार पर, साथ ही साथ ओवरऑल तो वैसे 2017 में हमने आगे देखा कि ओवरऑल यहाँ पर रैंकिंग की गई। ओके, उसमें कॉलेज जोड़ी गई। ओके, तो यहाँ पर नेमली कैटेगरीज जो थी वो क्या हुआ भाई, नेमली भी उसको जोड़ा गया, ओवरऑल भी उसमें ऐड किया गया और कॉलेज को भी ऐड किया गया। ओके, और यहाँ पर पार्टिसिपेंट कितने भाग लेने वाले मिले आपको, 2017 में 3000 इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने पार्टिसिपेंट किया था। कब, 2017 की बात चल रही है। ओके, पहले 4 कैटेगरीज थी, अब 2 कैटेगरीज और भी ऐड कर दी। कौन कौन सी, ओवरऑल और कॉलेज, ये चौथी और पांचवी, ये सॉरी पांचवी और छठी। ओके, 4 तो थी ही वैसे भी, और पांचवी छठी, पांचवी ओवरऑल, छठी कॉलेज, ये दोनों साथ में ही मान लो। ओके, पांचवी छठी हम ऐसा क्रम नहीं देंगे, ओवरऑल और कॉलेज मिलाकर 6 आपकी कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया। ओके, 2017 में। आगे चलते हैं, अब समय आता है 2018 का। 2018 में 3 अप्रैल 2018 की बात आ रही है। ओके, आगे 2017 में जो हुआ था वो भी 3 अप्रैल 2017 को जारी की गई थी रैंकिंग। ओके, अब देखो 2018 में हम आ चुके हैं, वो भी आपकी 3 अप्रैल को ही हुई। ओके, 3 अप्रैल, ओके, 3 अप्रैल 2018 की बात है। ओके, 3 अप्रैल 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में 3 अप्रैल में क्या हुआ, अब उसको देखते हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई। मतलब कि 2017 में 3000 लोगों ने 3000 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेंट किया था। अब इसकी बढ़ोतरी हो गई 2018 में, मतलब कि यहाँ पर संस्थानों की, इंस्टीट्यूशंस की संख्या जो थी उसमें वृद्धि देखी गई। ओके, तो बस ये 2018 में देखने को मिला हमें। ओके, अब आते हैं 2019 में। 2019 में क्या हुआ भाई कि एनआईआरएफ रैंकिंग 8 अप्रैल 2019 को, अब देखो कब, 8 अप्रैल को। ओके, 8 अप्रैल, वैसे तो देखो 17 में 3 अप्रैल था और 18 में भी 3 अप्रैल था। अब जो आपका 2019 में कौन सा आया, 8 अप्रैल को। ओके, तो 8 अप्रैल 2019 को ये जारी की गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, चेंजेस क्या हुआ, 9 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया। ओके, 9 कैटेगराइज में उसको क्या किया गया भाई,
डिवाइड किया गया। पहले 16 में कितनी थी, 4 थी। 17 में कितनी हुई, 2 ऐड किए 6 हुई। 18 में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, सिर्फ यही देखने को मिला कि भाई 2017 में जो 3000 लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था उससे बढ़ोतरी हुई है 2018 में। ओके, इतना चेंजेस आपके 18 में हुआ था। अब आगे चलते 2019 में 6, वैसे तो 6 ही थे 17 में, तो 18 में भी 6 होंगे। ओके, उसके बाद 19 में हो जाते हैं 9 कैटेगरीज। अब 9 कैटेगरीज में क्या हो जाएगी, कौन कौन से होगी वो हम देखते हैं, कौन सी नहीं आई। पहले तो देखो ओवरऑल, ओके, ये तो आपको 17 में देखने को मिली थी, है ना। फिर यूनिवर्सिटीज, ये तो आपकी 16 से ही है। इंजीनियरिंग वो भी 16 से। कॉलेज वो आपकी क्या थी भाई, 17 में आई थी। मैनेजमेंट 16 में ही थी। फार्मेसी 16 में ही थी। अब बाकी की 3 कौन सी ऐड हुई, तो देखो बाकी की 3 हुई मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड लॉ। ओके, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड लॉ, ये तीनों आपकी ऐड हुई कब, 2019 में हुई। और टोटल मिला के जब 2016 में 4 थी, 4 से बढ़कर 2017 में 6 हुई, 6 से बढ़कर 18 में कुछ भी नहीं हुआ, 19 में जाकर वो 9 हो गई। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखो 2020 की रैंकिंग के लिए लगभग 3800 संस्थानों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। अब आ गए हम 2020 के अंदर। ओके, 2020 के अंदर आए तो कितने इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेंट किया, तो 3800। ओके, मतलब 3800 इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, पार्टिसिपेंट किया। अब देखो जो 2019 की तुलना में 20% अधिक था आपका, 2019 में जो संख्या थी ना उसके 20% ज़्यादा ये संख्या आपको दिखने को मिल गई। ओके, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो भाई, 10% निकालोगे तो कितने होंगे इसके, 380 होंगे, है ना। 3800 के अगर आप मान लो कि 10% निकालते हैं तो कितना होगा भाई, कितना होगा 10%, 3800 के तो 380 होंगे। अब देखो 20% है, 380 380। ओके, इस तरीके से संख्या भी पूछी जा सकती है। ओके, इसीलिए मैं आपको डीपली समझा रही हूँ, बोरिंग नहीं हो रहा है, किसी को ये नहीं सोचना है कि ये तो बोर है। बोरिंग कुछ भी नहीं है, बस याद रख लो, नोट बनाओ। ओके, नोट्स के अंदर आप अपनी यही जो मुद्दे मैं बता रही हूँ उसको आप क्या करो, टिक ऐड कर लो। ओके, अब देखो क्या होता है, 0 8 8 16, यहाँ पर 1 3 3 6 और 7, 760। मतलब कि 2019 में जितनी होगी, सॉरी यहाँ पर तो 2020 में इतनी है ना, तो यहाँ पर 20% बड़ी है, तो मतलब कि यहाँ पर 20% को कम करेगी तो आपको यहाँ पर आंकड़े मिल जाएंगे कितने थे 2019 में। ओके, क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये कैलकुलेशन आपको आएगी नहीं तो घबराना नहीं। ओके, ये बस जस्ट आपको पता चला कि क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। MHRD द्वारा 11 जून 2020 को 2020 रैंक की सूची जारी की गई। अब देखो MHRD का नाम तो अभी चेंज हुआ है ना, शिक्षा मंत्रालय अभी किया है, अभी अभी मतलब कि जस्ट बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ना, तो पहले तो MHRD था। अब कब था, देखो यहाँ पर 11 जून 2020 की बात करते हैं, तो ये जो 2020 की जो रैंकिंग जारी की गई वो आपकी 11 जून 2020 को जारी की गई। ओके, आगे चलते हैं कि पहली बार दंत चिकित्सा संस्थानों को एक अलग के तहत रखा गया था। ओके, मतलब कि डेंटल इंस्टीट्यूट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। जो हमारे पास क्या थी भाई, 9 कैटेगरीज तो थी ही थी, अब उसके अंदर एक और भी ऐड हो गई, वो हो गई आपकी डेंटल इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो डेंटल इंस्टीट्यूट्स को कब इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, तो वो हो गया आपका 2020 के अंदर। ओके, याद रखना सारी चीज़ों को ना जोड़ जोड़ के एक पूरी कहानी बनाना ताकि आप लोगों को याद रह जाए। ओके, देखो अगेन हम पूरी कहानी को देख लेते ताकि बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ओके, 2015 में NIRF रैंकिंग को लॉन्च किया गया। ओके, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, MHRD के द्वारा। 2016 में पहली रैंकिंग जारी की गई, उसके अंदर क्या था, 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया था। ओके,
उसके बाद आगे चलते हैं, 2017 का समय आया। 2017 में क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो 4 कैटेगरीज थी उसको 6 की गई, 2 चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया गया। उसके साथ साथ ओवरऑल को भी ऐड किया गया। ओके, ओवरऑल, ओके, ओवरऑल को भी ऐड किया गया, साथ ही साथ कॉलेज को भी ऐड किया गया। ओके, कॉलेज को भी ऐड किया गया, इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया गया है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, 2018 में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर देखो कितने 3000 इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर क्या किया था, पार्टिसिपेंट किया था। यहाँ 2018 में वृद्धि हुई, इसमें क्या हुई, वृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 2019 का टाइम आया। 2019 में क्या किया गया, ये 6 थी तो डायरेक्टली उसको 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओके, अब 2019 में यहाँ पर इतना आया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो फिर आगे चलते 2020 का टाइम आया। 2020 में क्या हुआ भाई, ये जो यहाँ पर जो भी क्या बोलते हैं, इसके अंदर 2020 के अंदर डेंटल को ऐड किया गया। किसको, डेंटल को। ओके, डेंटल इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर संख्या जो थी इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेंट करने वाले तो 3800 हो गई। ओके, इतना कुछ ये कहानी यहाँ पर आपको बताती है। ओके, आगे की कहानी सुनते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ भाई। चलो जी, आगे चलते। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ये उसके ना बैकग्राउंड को देख रहे हैं हम। अब क्या देख रहे हैं, बैकग्राउंड को देख रहे हैं इसके। ओके, बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो MHRD 21 अगस्त 2014 को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2014 में इसके लिए क्या किया गया था भाई, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको रैंकिंग देने के लिए। ओके, जो भी कार्यप्रणाली बनाई जाती है, मेथोडोलॉजीज बनाई जाती हैं, उसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया और वो भी एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। कब किया गया, 21 अगस्त 2014 को। देखो 14 को वर्कशॉप किया गया, 15 को लॉन्च किया गया। ओके, तो कहानी अच्छे से बैठ रही है ना दिमाग में। चलो आगे देखते हैं। बैठक में राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक समिति गठित करने का संकल्प लिया गया। अब देखो जो वर्कशॉप हुआ था उसमें ये तय किया गया कि भाई हम चलो जी एक ये फ्रेमवर्क तो बना रहे हैं ना, लेकिन इस फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए किसी कमेटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी गठन करते हैं। तो एक कमेटी बनाई गई और आपको नाम तो पहले से ही पता है, मैंने आगे भी बता दिया कौन सी कमेटी थी। ओके, बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालयों मतलब कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, IIM के प्रतिनिधियों को भी प्रस्तावित समिति में शामिल करने का निर्णय किया गया। यहाँ पर यह भी तय किया गया कि भाई इस कमेटी के अंदर किसको शामिल करेंगे। ओके, तो इस कमेटी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो भी IIM इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड मैनेजमेंट, ओके, तो उनको भी यहाँ पर क्या किया गया भाई, इनवाइट किया गया। उनके जो भी प्रतिनिधि थे उनको क्या किया गया भाई, इनवाइट किया गया। अब देखो इन निर्णयों के आधार पर 16 सदस्यों वाली एक कोर कमेटी का गठन 29 अक्टूबर 2014 को सचिव, देखो यहाँ पर जो कोर कमेटी थी वो कोर कमेटी आपकी बनाई गई कितनी सदस्यों वाली थी, तो 16 सदस्यों वाली ये कोर कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया, 29 अक्टूबर 2014 को किया गया। ओके, तो 2014 को सचिव मतलब AG, ओके, हम यहाँ पर देखेंगे हायर एजुकेशन MHRD, ओके, एस चेयरपर्सन एंड एडिशनल सेक्रेटरी। ओके, तो यहाँ पर MHRD अध्यक्ष और अतिरिक्त जो भी सचिव हैं MHRD सदस्य सचिव के रूप में किया गया था। इन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था उसके अंदर, कमेटी के अंदर। ओके, अन्य सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय, अन्य जो भी सदस्य थे उसके ओके मेंबर्स थे, उसके अंदर थे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ओके, EFL यूनिवर्सिटी, ओके, फिर ये उनके सारे के सारे जो चेयरपर्सन होते हैं ना
वो सारे यहाँ पर आएंगे। ओके, मतलब अध्यक्ष आएंगे यहाँ पर मेंबर्स के अंदर। EFL यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के भी यहाँ पर अध्यक्ष थे, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पर क्या बोलते हैं मेंबर्स थे। ओके, अध्यक्ष जो होते हैं ना वो मेंबर थे। तो डायरेक्टर्स ऑफ IIT खड़गपुर, खड़गपुर आपका वेस्ट बंगाल में आया है, तो खड़गपुर के डायरेक्टर भी यहाँ पर थे, IIT खड़गपुर के डायरेक्टर भी थे। IIT मद्रास के भी थे, IIM अहमदाबाद के भी थे, IIM बेंगलोर के थे, और हाँ NIT तिरुचिरापल्ली। ओके, तो NIT तिरुचिरापल्ली, नीट, ओके, नीट वारंगल, ओके, वारंगल IIT एंड M, ओके, IIT एंड M ग्वालियर, IISER भोपाल, SPA दिल्ली एंड NAC एंड चेयरपर्सन ऑफ NBA, मतलब कि NBA के चेयरपर्सन। इतने सारे लोगों की क्या हो गई थी भाई, कमिटी बनाई गई थी। ये सारे मेंबर्स को यहाँ पर क्या किया गया था, इस समिति में रखा गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। समिति के विचारार्थ विषय थे उनके, जो भी उन्होंने जो भी सजेस्ट किया था, तो उनका क्या सजेशन था, क्या सजेशन दिया उन कमिटी ने। कौन सी कमिटी, कोर कमिटी, है ना, याद रखनी है भाई, कोर कमिटी। क्वेश्चन डायरेक्टली हायर एजुकेशन में आ सकता है। कोर कमेटी किसके लिए बनाई गई थी, NIRF के लिए। ओके, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के लिए बनाई गई थी। ओके, तो अब देखो कोर कमेटी के जो भी सजेशन थे क्या थे, उन्होंने क्या सजेशन किए, तो देखो प्रदर्शन माप, ओके, मतलब कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग के लिए एक राष्ट्रीय जांच का सुझाव दिया। ओके, उन्होंने क्या किया भाई कि भाई किसी के परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना है किसी इंस्टीट्यूट के, ओके, और उनको रैंकिंग देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उनको हमें एक राष्ट्रीय ढांचा उनके लिए, मतलब नेशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ये उन्होंने एक सुझाव दिया। किसने दिया, कोर कमेटी ने दिया। ओके, उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम के बारे में बताया कि भाई क्या क्या प्रोग्राम करने चाहिए। ओके, प्रोग्राम के बारे में सजेशन दिया। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचे की, मतलब कि नेशनल रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है उसकी समय सीमा के साथ साथ संगठनात्मक संरचना होनी चाहिए। ओके, उसके बाद संस्थागत तंत्र होना चाहिए। कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का सुझाव भी उन्होंने दिया कि कौन कौन सी यहाँ पर संगठनात्मक संरचना कैसी होनी चाहिए, संस्थागत तंत्र कैसा होना चाहिए। ओके, उसको कार्यान्वयन करने के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने जो कोर कमेटी थी उन्होंने सजेस्ट की थी। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचे पर योजना के वित्त पोषण के लिए एक तंत्र का सुझाव दिया। मतलब कि यहाँ पर ये भी सुझाव दिया कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको भी हमें वित्त पोषण करना पड़ेगा, है ना, तो वित्त पोषण के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए। ये उन्होंने क्या किया भाई, उनको एक सुझाव दिया, सजेस्ट दिया। ओके, उसके बाद देखा जाए तो राष्ट्रीय मूल्यांकन, ओके, तो और प्रत्यायन परिषद NAC, ओके, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन मतलब कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन। ओके, यहाँ पर NAAC, ओके, NAAC का फुल फॉर्म होगा आपका यहाँ पर नेशनल असेसमेंट। ओके, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन होता है, एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद होती है ना, और एक्रेडिटेशन मतलब प्रत्यायन करना, कम्युनिकेशन करते हैं ना जिस तरीके से, उसके बारे में। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये आपको याद रखना है। NAAC का फुल फॉर्म क्या है। ओके, NAAC का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, क्योंकि गुजराती वालों के लिए बनाऊंगी तो आपके लिए भी साथ ही साथ बना लूँगी। ओके, आपको एक ही जैसी दो वीडियो मिलेगी, एक आपको हिंदी में होगी और एक गुजराती में होगी। ओके, तो आपको हिंदी वाली देखनी है, क्योंकि मैं ना ऊपर की जो टाइटल होता है वहीं पर लिख देती हूँ कि हिंदी मीडियम, तो आपको ये ज़रूर देखना कि भाई कौन सा मीडियम लिखा हुआ है। सेम टू सेम वीडियोज़ है, देखो सिलेबस सेम है तो आपको वीडियोज़ भी सेम मिलेगी, है ना। सिर्फ चेंजिंग क्या होगा कि लैंग्वेज में
चेंजिंग होगा, और तो बाकी का कंटेंट तो दोनों में सेम ही रहने वाला है ना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, अब देखिए NAAC मतलब नैक का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, जो भी आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है उसके अंदर। ओके, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड क्या है भाई, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड मतलब कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जिसको हम NBA बोलते हैं। ये आगे भी वर्ड आए थे लेकिन मैंने आपको फुल फॉर्म नहीं बताई थी बिकॉज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। ओके, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन मतलब कि NBA, और NAAC का मतलब क्या होगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। और यहाँ पर NBA का फुल फॉर्म क्या होगा, N का मतलब नेशनल होगा, उसके बाद है आपका बोर्ड का B होगा, और प्रत्यायन के लिए आपका यहाँ पर एक्रेडिटेशन यूज होता है तो A होगा। ओके, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो यदि को हो तो साथ संबंधों को सुझाव, मतलब कि इसके साथ भी संबंधों का सुझाव दिया गया, मतलब NBA और NAC के बीच में भी संबंध हो ये सजेस्ट भी किया गया था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे बताते हैं कि कोर कमेटी ने संस्थानों की रैंकिंग के लिए मैट्रिक्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले मापन योग्य मापदंडों के एक सेट की पहचान की। उन्होंने एक सेट भी बताया पैरामीटर्स के लिए। ओके, उन्होंने 5 पैरामीटर्स की बात की थी, हमने आगे 5 पैरामीटर्स देखे थे, है ना। तो 5 जो मेजर जो हेडिंग थे जो पैरामीटर्स के लिए बनाए गए थे उसके बारे में भी, उसका भी एक सेट बनाया गया और वहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया। ओके, उसके बाद देखो इन मापदंडों को 5 प्रमुख शीर्षकों में बांटा गया। जो भी उन्होंने जो मापदंड बताए, ओके, जो भी पैरामीटर्स उन्होंने बताए उन पैरामीटर्स को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। हमने आगे आपको बताया कौन कौन से, अभी भी आगे भी बताएंगे। ओके, पीछे बताया अब आगे भी बताएंगे कि कौन से 5 पैरामीटर्स थे। ओके, यहाँ पर देखिए कमेटी ने सुझाव दिया कि इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों के मामले में मापदंडों के विभिन्न समूह को महत्व दिया जाए और अन्य विषयों के संस्थानों के लिए समान अभ्यास करने का कार्य अन्य सक्षम एजेंसियों पर छोड़ दिया जाए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है, तो इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए क्या है, उनकी जो संस्थाएं हैं उनके मामलों में हमें क्या करना चाहिए, मापदंडों के विभिन्न समूह को महत्व देना चाहिए। ओके, और बाकी के जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं, अन्य जो भी इंस्टीट्यूट्स है, ओके, अदर जो भी हैं, ओके, तो उन विषयों के संस्थानों के लिए हमें क्या करना चाहिए, समान अभ्यासक्रम करने का कार्य अन्य एजेंसियों को दे देना चाहिए। ओके, रिपोर्ट का प्रारंभिक मसौदा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष और कोर कमेटी के सदस्य सुरेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। अब देखो इस रिपोर्ट का प्रारंभिक जो भी मसौदा था, ओके, तो वो किसके द्वारा किया गया, तो सुरेंद्र प्रसाद जो कि आपके कोर कमेटी के क्या थे भाई, कोर कमेटी के सदस्य थे। ओके, कोर कमेटी के सदस्य थे और चेयरमैन थे किसके, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के चेयरमैन थे। ओके, तो चेयरमैन एंड मेंबर किसके थे, कोर कमेटी के मेंबर थे, और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के वो क्या थे, चेयरमैन थे, और उनका नाम क्या था, सुरेंद्र प्रसाद। उन्होंने ये मसौदा, प्रारंभिक मसौदा किया था। ओके, तैयार किया था। उसके बाद देखो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मतलब कि UGC, यहाँ पर UGC का फुल फॉर्म भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जिनको भी नहीं पता है वो लोग अपनी नोट्स बनाते जाए और लिखते जाए, बिकॉज आपकी जून जुलाई की एग्जाम में यही आपकी रहने वाली, रैंकिंग बदलने वाली नहीं है, बिकॉज ये रैंकिंग आपकी कौन सी है, 2021 के लिए आपको बनाएगी। 2021 की रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो 2022 की रैंकिंग जो होगी वो लास्ट में आएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, ओके, उसने क्या किया, भारत में जो भी यूनिवर्सिटीज है मतलब विश्वविद्यालय है और कॉलेज है उनकी रैंकिंग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, रूपरेखा को क्या किया गया भाई, विकसित किया गया, डेवलप किया गया। ओके, और डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी फ्रेमवर्क है
जो भी फ्रेमवर्क है उनको डेवलप करने के लिए उन्होंने 9 अक्टूबर 2015 को एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया, मतलब कि एक कमेटी का गठन किया और वो विशेषज्ञ कमेटी द्वारा विकसित जो फ्रेमवर्क है उसको NIRF में सॉरी उसको NIRF में क्या किया गया भाई, शामिल किया गया। ओके, क्लियर यहाँ तक कि भाई UGC ने क्या किया, भारत की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज हैं, उनकी रैंकिंग के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो फ्रेमवर्क था उसको डेवलप तो करना पड़ेगा ना। सभी ने, जो कमेटी थी, कोर कमेटी थी, उन्होंने तो पैरामीटर्स बता दिए, उनके सजेस्ट भी कर दिया, लेकिन उसका फ्रेमवर्क तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी एक विशेषज्ञ की क्या की गई भाई, कमेटी बनाई गई। ओके, एक्सपर्ट कमेटी जिनको बोलते हैं, तो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई और इस एक्सपर्ट की जो कमेटी है उनके द्वारा जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया वो उसको क्या किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब कि NIRF में क्या किया गया भाई, सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया है। ओके, चलो आगे बात करते हैं कि कोर कमेटी ने प्रबंधन शिक्षा प्रदान, मतलब कि मैनेजमेंट एजुकेशन है। ओके, मैनेजमेंट एजुकेशन को प्रदान करने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब संस्थान हैं, उनकी रैंकिंग के लिए एक फ्रेमवर्क का भी सुझाव दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैनेजमेंट के लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाओ, उनकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, उनको रैंकिंग करने के लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाओ, कि उसका भी उन्होंने सुझाव दिया था, सजेशन दिया था। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इम्पोर्टेड, ये जो वर्ड्स है ना वो इम्पोर्टेड है। ओके, क्योंकि इसके रिलेटेड फुल फॉर्म आपका आता है AICTE। आप लोगों ने इतना तो नाम सुना होगा AICTE, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो पहले तो उसका फुल फॉर्म देखते हैं। ए का मतलब होता है ऑल, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब काउंसिल, फॉर ऐसे ही होता है। ओके, हम फुल फॉर्म लगते तो उसमें फॉर एंड वगैरह को उसके अंदर कोई ऐड नहीं करते है ना। टेक्निकल एजुकेशन, ओके क्लियर। ए का मतलब ऑल, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब काउंसिल, टी का मतलब टेक्निकल एंड ई का मतलब है एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब कि AICTE। अब देखो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अब उन्होंने क्या किया, फार्मेसी शिक्षा, ओके, फार्मेसी एजुकेशन और वास्तुकला शिक्षा, ओके, तो फार्मेसी की जो भी एजुकेशन है और वास्तुकला शिक्षा का मतलब क्या होगा, आर्किटेक्चर एजुकेशन। तो आर्किटेक्चर एजुकेशन एंड फार्मेसी एजुकेशन को प्रदान करने वाले इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग के लिए मानदंड और मीट्रिक विकसित किया। ओके, तो यहाँ पर किसने किया, देखो यहाँ पर कोर कमेटी ने क्या किया था, मैनेजमेंट की रैंकिंग के, मैनेजमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी रैंकिंग के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क का सुझाव दिया। अब देखो AICTE ने क्या किया भाई, उन्होंने पैरामीटर्स तैयार किया, मतलब मापदंड तैयार किया, मैट्रिक्स तैयार किया। किसके लिए किए भाई, एक तो है आपका फार्मेसी वालों के लिए, ओके, फार्मेसी वालों के लिए, फार्मेसी वालों के लिए, ओके, फार्मेसी एजुकेशन के लिए। एंड दूसरा क्या है, आर्किटेक्चर एजुकेशन के लिए भी उन्होंने क्या किया, पैरामीटर्स तैयार किए। तो इजी वे में क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं कि भाई फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस एंड आर्किटेक्चर एजुकेशन के लिए किसने उनके पैरामीटर्स और मैट्रिक्स तैयार किए, तो AICTE का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, हिंदी में अगर उसका फुल फॉर्म आपको पता लगाना है तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें, एक एक चीजें याद रखनी है। कोर कमेटी की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित, उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की है ना, रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने रिकमेंडेशन, सजेशन भी दिया,
साथ ही साथ उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया। अब देखो रिकमेंडेशन में उन्होंने क्या बताया कि भाई इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग के लिए मैट्रिक्स कोर कमेटी द्वारा सम्मत जो भी पैरामीटर्स है, मापदंड का मतलब क्या होता है, पैरामीटर्स है ना, तो पैरामीटर्स पर आधारित होने चाहिए। मतलब कि कोर कमेटी ने जो भी पैरामीटर्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए उनकी रैंकिंग के लिए तैयार किए हैं, जो मैट्रिक्स तैयार किए हैं, तो उनको क्या, उनकी जो मैट्रिक्स जो भी तैयार किए वो कमेटी के द्वारा जो भी पैरामीटर्स बताए गए हैं उसके बेस पर होनी चाहिए। ओके, आगे मापदंडों को 5 व्यापक शीर्षों या समूहों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक समूह को उपयुक्त उपसमूहों में विभाजित किया गया है। ओके, हमने बात की आपको 5 पैरामीटर्स बनाए गए, उन 5 के 1 2 3 4 5 पांचों के 5 के अंदर भी क्या थे भाई, सब पैरामीटर्स थे। ओके, यहाँ पर उप पैरामीटर मतलब कि सब पैरामीटर्स थे। ओके, ये तो मेनली आपके पैरामीटर्स है। ओके, ये तो आपके मेनली पैरामीटर्स है और ये इसके अंदर से जो आएंगे वो सारे क्या होगी, सब पैरामीटर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर 5 पैरामीटर्स के अंदर उसको विभाजित किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर जो पैरामीटर्स है उनको भी यहाँ पर जोड़ना चाहिए। प्रत्येक जोड़े सिर का कुल भार, चौड़े सिर का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर हेड होते हैं ना, तो यहाँ पर हेड की बात हो रही है। ओके, चौड़े सिर का मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर जो ब्रॉड हेड होते हैं तो उसके बारे में बात की गई। ओके, तो यहाँ पर जो भी प्रत्येक जो भी आपके हेड है, ओके, तो उनका जो कुल भार है, ओके, तो यहाँ पर उनके जो कुल भार को उनको सौंपा गया, मतलब हेड को ये सारी चीज़ें सौंपी गई। ओके, हेड को क्या किया गया भी, उनको सौंपा गया सारी चीज़ें। ओके, ब्रॉड हेड होते हैं उनको ये सारी चीज़ें, उनको वेट, ऑल ओवरऑल वेट जो असाइन करना है वो सारी चीज़ें उनको सौंपी गई है। ओके, प्रत्येक शीर्ष के भीतर उप शीर्षों का मतलब कि जो सब हेड्स हैं उसका भी उचित भार वितरण भी होना चाहिए। मतलब कि हेड का तो वेटेज होना चाहिए, ओवरऑल वेट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए भाई, जो सब हेड है, ओके, उनके भी क्या होने चाहिए भाई, वेट होना चाहिए। सब हेड के भी वेट के भी हिसाब से उनका क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो एक उपयुक्त मीट्रिक प्रस्तावित किया गया है जो प्रत्येक उपशीर्ष के अंतर्गत एक अंक की गणना करता है। मतलब कि यहाँ पर एक मीट्रिक भी क्या किया जाता है, जो यहाँ पर एक सूटेबल मीट्रिक जो है उसको भी क्या किया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा, जिसके बेस पर क्या होगा भाई, जो सब हेड है उसके अंतर्गत एक अंक की गणना करता है। ओके, तो उनका स्कोर जो दिया जाता है उनके अंडर में वो स्कोर भी यहाँ पर क्या किया जाता है, कंप्यूटिज किया जाता है। ओके, उसके बाद उप शीर्ष स्कोर जो होता है, सब हेड स्कोर्स होते हैं, तब प्रत्येक व्यक्तिगत शीर्ष के लिए अंक प्राप्त करने के लिए जोड़े जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो सब हेड के जो स्कोर होंगे वो आपकी जो इंडिविजुअल हेड होंगे, ओके, एक अलग से इंडिविजुअल हेड होंगे, तो उनके स्कोर के लिए यहाँ पर सब हेड के स्कोर्स क्या किए जाएंगे भाई, जोड़े जाएंगे। ओके, फिर प्रत्येक शीर्ष को मतलब कि जो ओवरऑल स्कोर होता है, देखो पहले आपको बात की गई, अकेले हेड की बात की गई, उसके बाद सब हेड की बात की गई है ना, सब हेड के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल हेड की बात की गई, इंडिविजुअल मतलब अकेले हेड की बात की गई। ओके, और यहाँ पर सब हेड की भी बात की गई, साथ ही साथ ओवरऑल स्कोर की भी बात की गई। तो यहाँ पर ओवरऑल स्कोर में क्या बताया जा रहा है कि भाई प्रत्येक शीर्ष को आवंटित भार के आधार पर समग्र स्कोर की गणना की जाती है। मतलब ओवरऑल स्कोर की कैसे होगा भाई, जो भी आपका अलॉटेड जो हेड है उसका अलॉटेड वेट जो होता है, ओके, तो उसके बेस पर हम क्या करेंगे, ओवरऑल स्कोर भी निकालेंगे, और कुल स्कोर जो होगा वो कितने होंगे, 100 का अधिकतम मान ले सकते हैं, मतलब कि 100 तक हम उसको ले सकते हैं। ओके, तो टोटल वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम कितनी रख सकते हैं स्कोर की, तो 100 रख सकते हैं। ये सारी जो रिकमेंडेशन है वो किसने दी थी, कोर कमेटी ने दी थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखो कमिटी ने इंस्टीट्यूशंस के दो श्रेणियों में वर्गीकरण की भी सिफारिश की। यहाँ पर उन्होंने ये भी रिकमेंडेड किया हुआ था कि उनको दो कैटेगरी क्लासिफिकेशन किया जाए, वो किस तरीके से दो कैटेगरीज में किया जाए। ओके, तो दो कैटेगरीज में किस तरीके से डिवाइड किया था, उनको कैटेगराइज किया था। एक तो थी आपकी कैटेगरी ए और दूसरी थी आपकी कैटेगरी बी इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब देखो कैटेगरी ए इंस्टीट्यूशंस है, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो ये भी देखो किस तरीके से उनको रखा गया है। तो पहले तो ये आपका ना एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है, उसके तहत यहाँ पर रखा गया था। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, देखो कि ये संसद है आपका। ओके, मतलब कि जो पार्लियामेंट है, राज्य विश्वविद्यालय है, ओके, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ओके, उसके साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है एंड अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है, मतलब स्वायत्त संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ओके, तो वो स्वायत्त संस्थाएं भी यहाँ पर कैटेगरी ए के अंदर उनको रखा गया था। कैटेगरी बी के अंदर क्या रखा गया था, कैटेगरी बी के अंदर था भाई कि एक विश्वविद्यालय के संबंध संस्थान होती है ना, जो भी यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत जो भी सारी जो संस्थाएं होती, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ओके, तो उनको यहाँ पर क्या किया गया था, कैटेगरी 2 में रखा गया था। ओके, पूर्ण शैक्षणिक स्वायत्तता का आनंद नहीं, मतलब कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो किसके अंतर्गत आ जाती है, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। ओके, यूनिवर्सिटी है वो तो स्वतंत्र है, वो तो इंडिपेंडेंट है ना भाई, वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशंस होती है जो यूनिवर्सिटी के थ्रू, जैसे कि आपकी कॉलेज हो गई है ना, तो कॉलेज किसके अंडर में आती है, यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। तो ये सारी जो कॉलेजेस है, ओके, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस है जो क्या है भाई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, वो सारी की सारी किस में रखी गई भाई, कैटेगरी बी में रखी गई। तो कैटेगरी ए में जो भी इंडिपेंडेंट मतलब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होगी, जो स्वतंत्र होगी, उन सभी को रखा गया है। ए के अंदर और बी के अंदर क्या है, जो यूनिवर्सिटी से संलग्न होती है, जैसे कि कोई कॉलेज हो गई, कोई इंस्टीट्यूशंस हो गई जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, तो वो सारी की सारी किस में रखी गई, कैटेगरी बी में रखी गई। ओके, तो क्वेश्चन यहीं से असर्शन रीजन में भी आ सकता है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ओके, तो याद रखना सब लोग। चलिए अब बात करते पैरामीटर्स की बात करते हैं। हमने बताया आपको कि 5 पैरामीटर्स की बात की गई थी कोर कमेटी ने। अब देखो 5 पैरामीटर, टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, है ना, TLR, जिनको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हो, आप अपने हिसाब से याद रखना, और आप जिस तरीके से कोडिंग कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसे याद रखा जाए, ताकि आगे जो भी वीडियोस देखेंगे जो बच्चे, उनको भी पता चलेगा कि ये 5 पैरामीटर्स किस तरीके से याद रखना है। ओके, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स, उसके बाद है रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, RPP, ओके, TLR, RPP, ग्रेजुएशन आउटकम, ओके, गो भाई, ओके, गो याद रखना, TLR, RPP, गो। अब देखो उसके बाद क्या आता है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ओके, इंक्लूसिविटी, ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, OI, ओके, TLR, RPP, GO, ओके, और उसके बाद लास्ट में है परसेप्शन तो आपको याद रह ही जाएगा भाई। ओके, तो इस तरीके से 5 पैरामीटर्स को याद रखना है, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, ओके, उसके बाद है रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ओके, गो का मतलब ग्रेजुएशन आउटकम, ओई का मतलब क्या होगा, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ओके, और परसेप्शन मतलब कि देखना, परसेप्शन, ओके, यहाँ पर भी सिंबल दिए हैं तो सिंबल के बेस पे भी आप याद रख सकते हो। ओके, तो ये 5 पैरामीटर्स थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको भी याद रख लेना। चलिए आगे देखते हैं, इनके अंदर जो सब पैरामीटर थे ना, हमने बताया था आपको कि 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स बताए थे, उसके अंदर भी सब पैरामीटर्स की बात की गई थी, है ना। तो ये सारे सब पैरामीटर्स क्या है उसको भी देख लेते, थोड़ा सा मोटा सा। ओके, उसका पूछा नहीं जा सकता, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए। टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स, जिसको हमने TLR कहा था, ओके, TLR। अब देखो स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट, SS, ओके, उसे SS का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर इसका मतलब इस तरीके से होगा, स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ओके।
फिर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो FSR, यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, FSR का फुल फॉर्म क्या है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। उसके बाद कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विथ PhD एंड एक्सपीरियंस, ओके। तो FQE, ओके, F का मतलब फैकल्टी, फिर आपका यहाँ पर Q बताया गया है, लेकिन Q किसका है वो मुझे नहीं पता, ओके, आप खुद भी यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा। और यहाँ पर E है, E का मतलब होगा आपका एक्सपीरियंस, ओके। उसके बाद है आपका FRU फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, ओके। यहाँ पर F का मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, ओके, याद रखना भाई। चलो आगे देखते हैं PU मतलब कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशन, ओके। तो ये भी याद रखना, PU से पब्लिकेशन लिख लिया है, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं तो QP कंबाइंड मैट्रिक फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, Q का मतलब क्वालिटी, P का मतलब पब्लिकेशंस, ओके। IPR एंड पेटेंट्स एंड पब्लिश एंड ग्रांटेड, ओके। पेटेंट्स पब्लिश एंड ग्रांटेड, ओके, IPR। उसके बाद देखो FPPP, ओके, ये भी पूछा जा सकता है, FPPP ट्रिपल P, ओके। तो F का मतलब है फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ओके। PP का मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस, फुटप्रिंट और प्रोजेक्ट, ओके, याद रखना है, फुटप्रिंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ओके, FPP। ये आपका किसका था, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का, मतलब कि यहाँ पर RPP, ओके। यहाँ पर PP का मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस होगा और R का मतलब रिसर्च होगा, ओके। ये दूसरा पैरामीटर्स आ गया। उसके बाद तीसरा पैरामीटर्स है गो ग्रेजुएशन आउटकम, ओके। गो का मतलब है ग्रेजुएशन आउटकम्स। तो कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज, GPH। तो मतलब क्या होगा भाई, GPH का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर देखो कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज, ओके, जिसको हमने बता दिया GPH, ओके। उसके बाद है आपका मैट्रिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, GUE, ओके। तो ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद है G का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन होगा, G है ना, G का मतलब ग्रेजुएशन होगा, ओके। P का मतलब प्लेसमेंट होगा और H का मतलब होगा हायर स्टडीज, ओके। तो यहाँ पर ये भी याद रखना, ओके। यहाँ पर G का मतलब ग्रेजुएशन होगा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, ओके। मीडियन सैलरी, GMS, G का मतलब क्या होगा, ग्रेजुएशन, मीडियन सैलरी, ओके। उसके बाद है आपका मैट्रिक्स फॉर नंबर फॉर PhD स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, ओके, ग्रेजुएटेड। तो यहाँ पर आपका पता चल गया होगा आपको, ओके। ग्रेजुएटेड यहाँ पर है, P का मतलब क्या होगा, PhD, ओके। और H का मतलब PhD के साथ चलेगा, ओके, PhD के साथ PhD है ना, PhD, ओके, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ये आपका तीसरा नंबर का हो गया गो। चलो पहला वाला क्या था, TLR टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज था, रिसर्च प्रोफेशनल क्या था भाई, रिसर्च प्रोफेशनल, ओके, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस था, ओके। तो रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस था गो। अब क्या आएगा भाई, ओई, क्या आएगा, ओई में ओ का मतलब क्या होता है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ओके। ओई याद रख लेना भाई, ओई हम बुलाते ना, ओई इधर आ तो, ओके। तो इस तरीके से ओई को बुलाना, ओके, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ओके। देखते हैं इसके अंदर क्या है, RD है, ओके। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कंट्रीज रीजन डाइवर्सिटी, ओके। तो यहाँ पर रीजन डाइवर्सिटी का फुल फॉर्म है, RD का फुल फॉर्म है रीजन डाइवर्सिटी, ओके। उसके बाद देखते हैं परसेंटेज ऑफ वुमेन के परसेंटेज की बात हो रही है तो वुमेन डाइवर्सिटी, तो WD, ओके, WD मतलब वुमेन डाइवर्सिटी, ओके। उसके बाद है ESCS, ओके। ई का मतलब होगा इकोनॉमिकली, एस का मतलब होगा सोशियली, ओके, चैलेंज, सी का मतलब चैलेंज एंड स्टूडेंट्स, एस का मतलब स्टूडेंट्स, ओके। इकोनॉमिकली एंड सोशियली चैलेंज स्टूडेंट, ओके, ESCS। उसके बाद है आपका PCS, ओके, PCS।
PCS। तो फैकल्टीज फॉर फिजिकली, P का मतलब फिजिकली चैलेंज, C का मतलब चैलेंज, ओके, और S का मतलब स्टूडेंट। तो फैकल्टीज फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स, जिसको हमने बोल दिया PCS, ओके। तो इस तरीके से अंदर से सब पैरामीटर्स के अंदर से शायद इस तरीके से फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ओके। तो याद रख लेना सब लोग। तो चलो ओई को हम बोल देते हैं बाय बाय और आ जाते हैं परसेप्शन पर, ओके। चलो क्या परसेप्शन करते हैं, परसेप्शन में क्या होगा भाई, तो पीयर परसेप्शन, ओके, एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, PR जिनको बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में मतलब पीयर परसेप्शन एंड एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ओके। उसके बाद देखते हैं नेक, जिसका हमने आगे भी फुल फॉर्म आपको बताया क्या था, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, क्या होगा भाई, काउंसिल, है ना। तो नेक जो है वो एक्रेडिटेशन फॉर यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ओके। तो ये भी नेक का, अगर हाँ यहाँ से एग्जाम में आ सकता है कि कौन से पैरामीटर्स के अंदर NIRF के कौन से पैरामीटर्स के अंदर NAAC मतलब नेक के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है पैरामीटर्स आपका परसेप्शन, ओके, मतलब कि परसेप्शन पैरामीटर जो है उसके अंदर नेक की बात की गई है, ओके। चलो टोटल मिला के आपके 5 हो गए भाई, ये हो गया आपका परसेप्शन, ओके। तो TLR जिसका मतलब है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सिस, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, गो में क्या होगा, ग्रेजुएशन आउटकम, OAE आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड परसेप्शन आपका 5 नंबर का जो क्या था भाई पैरामीटर, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भाई कि जो रैंकिंग जो दी जाती है उसका कैलेंडर किस टाइप का होता है, पूरे साल में किस तरीके से ये लोग कि उनका असेसमेंट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है भाई, हम यहाँ पर 2021 की रैंकिंग हुई ना, वो किस तरीके से हुई उनकी प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखो प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से अंदर से डीपली आ जाते हैं और हमने कभी पढ़ा नहीं होता। तो सभी चीज़ों को पढ़ो, मैं तो ऑलवेज कहती हूँ जो भी पढ़ो डिटेल्स में पढ़ो के, ताकि इस बार बच्चे जो शोर कर रहे थे ना कि हाँ इस बार NTA वाले ने कहाँ से क्वेश्चन डाल दिए थे, कहाँ से ये सारा चीजें लाए थे, तो वो लोग तो अपने आप से सही है, ओके। वो तो उन्होंने आपको NIRF बोल दिया, तो उसके बारे में डिटेल्स में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो बस यही काम हमें करना है। तो देखो प्रोसेस को समझते हैं। दिसंबर 2020 को क्या हुआ था, फाइनलाइजिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया रैंकिंग्स, ओके, फाइनल किया गया था फ्रेमवर्क 2021 के लिए, ओके, 2020 में, दिसंबर के 2020 में, ओके। अब देखो 1 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020, ओके, 24 दिन के लिए, 24 दिन उन्होंने क्या किया, प्री रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन और प्री रजिस्ट्रेशन किया 24 दिन, ओके। उसके बाद आते हैं 4 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक, ओके, 29 है या फिर 15 फरवरी है, वो दिख नहीं रहा, ओके। तो उसका तो कोई मैटर नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तीसरे स्टेज में क्या हुआ, पहले तो उन्होंने फ्रेमवर्क फाइनल किया, उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, डाटा कंप्यूटरिंग किया एंड सिस्टम एंड होस्टिंग ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट पर से इंस्टीट्यूशनल जो भी वेबसाइट थी उनके वहाँ से उन्होंने क्या किया, डाटा को कंप्यूटिंग किया, ओके। उसके बाद उन्होंने मार्च अप्रैल में क्या किया, पब्लिकेशंस, सिटेशंस, ओके, फिर उनके जो पेटेंट्स थे और डाटा इंटीग्रेशन, उन सारी चीज़ों को देखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो कमेंट ऑन डाटा फॉर्म, ओके, स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक फॉर डाटा वैलिडेशन, डाटा को वैलिड किया कि भाई डाटा वैलिड है कि नहीं, ये उन्होंने फिर उसके बाद किया जब उन्होंने पब्लिकेशन सारी चीज़ें चेक की, डाटा इंटीग्रेटेशन किया, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, डाटा वैलिडेशन किया, मतलब कि डाटा को वैलिड है कि नहीं वो चेक किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो डाटा को करेक्शन किया, ओके। यहाँ पर ही देख लीजिए, डाटा वेरिफिकेशन करेक्शन किया, ओके। हम यहाँ पर समझते हैं, पहले फ्रेमवर्क बनाया गया, तय किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया, डाटा को कंप्यूटरिंग सिस्टम मतलब डाटा कंप्यूटरिंग सिस्टम किया गया, ओके। उसके बाद पब्लिकेशन
फिर सिटीजन्स एंड जो भी पेटेंट्स थे उनको देखा गया, फिर फीडबैक भी दिया गया, डाटा को वैलिड है कि नहीं वो फीडबैक दिया गया। उसके बाद डाटा वेरिफिकेशन एंड करेक्शन करने के लिए उनको दिया गया। भी आप देख लो भाई, आपका जो हम यूजीसी नेट में करते हैं ना भाई, एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन करने के लिए टाइम देते हैं ना, तो बस इसी तरीके से डाटा को करेक्शन करने के लिए उनको दिया गया। उसके बाद उनका परसेप्शन किया गया। ओके, परसेप्शन के अंदर क्या किया जाएगा, तो उनका डाटा एनालिसिस किया जाएगा। उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया उनका एनालिसिस करेंगे। ओके, फिर पीयर परसेप्शन सर्वे करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें परसेप्शन के अंदर आएगा। उसके बाद लास्ट में वो क्या करेंगे, रैंकिंग को रिलीज करेंगे, मतलब क्या अनाउंसमेंट करेंगे इंडियन रैंकिंग को। ओके, मतलब कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंडियन रैंकिंग के अंदर उनको बताएंगे कि भाई आपके इंस्टीट्यूट का कौन सा नंबर आ रहा है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है जब हम जो भी इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देते हैं तो किस तरीके की प्रोसेस होती है, ये उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। ओके, अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो उसके बाद देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑल ओवरऑल, ओके, ओवरऑल रैंकिंग को देख लेते हैं। ओवरऑल के अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएगी, कॉलेजेस भी आ जाएगी, मतलब टोटली इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब कुछ आ जाएगी। जितनी भी कैटेगरीज है ना उनकी और ओवरऑल यहाँ पर बताएगी। ओके, तो टॉप 100 ओवरऑल की बात की गई, लेकिन हम टॉप 100 को नहीं देखेंगे। ओके, पहले वाली टॉप 10 को देखेंगे और लास्ट में कौन सी है उसको याद रखेंगे। शायद हो सकता है लास्ट वाले को भी चांस दिया जाए कि भाई इसको भी याद रख लो भाई। ओके, ताकि समझ में आए कि कितना पीछे है वो, है ना। तो सबसे पहले नंबर पर है आपका आईआईटी मद्रास। ओके, आईआईटी मद्रास है। उसके बाद है आई साइंस। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब देखो आईआईटी मद्रास कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। चेन्नई में है। उसका जो स्टेट है वो तमिलनाडु है। ओके, फर्स्ट रैंक पर आया है, सेकंड पर आया आपका IIS याद रखेंगे, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस याद रखना है। वो कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में आया है, सेकंड नंबर पर आया है। थर्ड नंबर पर कौन है भाई, बॉम्बे है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे। ओके, IIT बॉम्बे। ओके, बॉम्बे कहाँ पर है, मुंबई में है। कौन सा स्टेट लगता है, महाराष्ट्र लगता है। कौन से रैंक पर है, थर्ड रैंक पर। फोर्थ नंबर पर देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ओके, तो दिल्ली तो आपको पता है न्यू दिल्ली में आई है और दिल्ली स्टेट है। ओके, फोर्थ नंबर पर आए हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे IIT दिल्ली। उसके बाद है आपका IIT कानपुर, IIT कानपुर। ओके, कानपुर कहाँ पर है, यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। रैंक कौन सा है, 5th नंबर का है। ओके, तो पहली 5 तो आपको याद रखनी ही रखनी है। उनको याद रखने के लिए हम MSB डिक्के याद रखो, MSB डिक्के। ओके, ये जो 4 है वो तो IIT की है। ओके, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, और ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ओके, तो इस तरीके से आपको 5 ओवरऑल की हमने बात कर ली। ओके, अगर आपको डायरेक्टली ओवरऑल में फर्स्ट क्रम की बात की जाए तो आपको याद रखना है IIT मद्रास। उसके बाद देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर कहाँ पर आई है, खड़गपुर में आई है, वेस्ट बंगाल में है, 6th नंबर पर है। उसके बाद है आपका IIT रुड़की, रुड़की कहाँ पर आई है, उत्तराखंड में आई है, 7th नंबर पर है। उसके बाद है IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पर आई, गुवाहाटी में आई है, और ये कौन से स्टेट में है, आसाम में है, और 8वें क्रम पर है। 9वें क्रम पर है आपका JNU। ओके, बहुत बड़ा नाम है JNU। आपका कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर है। ओके, जो कहाँ पर आया है, न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर। ओके, और उनका रैंक है 9वां नंबर। ओके, JNU का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसके बाद है BHU, BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है, 10वें रैंकिंग पर है। ओके, तो ये 10 को याद रख लो, कुछ भी कर लो किस तरीके से। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं 5 को तो हमने याद करवा दिया आपको, MSB डिक्के। ओके, इस तरीके से याद रखना। चलो लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाले 2 को देखते हैं, 3 वाले को देख लो भाई। ओके, लास्ट वाले 3 को देख लो। एक तो है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत गुजरात में है, 98वां नंबर है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, दिल्ली 99वें नंबर पर है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वर्धा महाराष्ट्र में,
100वां नंबर है। ओके, ये था आपका टॉप 100 ओवरऑल की बात हो गई। ओके, चलें अब आते हैं यूनिवर्सिटीज की ओर। वो हमने देखा, वो ओवरऑल दिखा। अब यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में टॉप 10 में कौन सी यूनिवर्सिटीज है उनको भी देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS कहाँ पर है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में है, फर्स्ट नंबर पर है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो ओके, ओवरऑल में फर्स्ट नंबर पर कौन था? IIM, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मद्रास। ओके, IIM का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मद्रास। ओके, अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की बात हो रही। फर्स्ट नंबर पर है आपका IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सेकंड नंबर पर है JNU, मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली सेकंड क्रम। थर्ड क्रम पर है आपका BHU आ गया। BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आया है, थर्ड रैंक पर है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, फोर्थ क्रम पर। उसके बाद है अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कहाँ पर है? कोयम्बतूर में है। और कोयम्बतूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, फिफ्थ रैंक पर है। ओके, उसके बाद है जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ पर है? न्यू दिल्ली सिक्स्थ नंबर पर है। ओके, याद रखिएगा सारी चीजें, बहुत ज्यादा याद ना रखो तो 5 तो याद ही रखो, टॉप 5 तो आपको याद ही रखना है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर याद रखना है तो IJBCA। ओके, आई का मतलब होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जे का मतलब होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बी का मतलब BHU को याद रख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सी का मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एंड ए का मतलब अमृता विश्व विद्यापीठम। ओके, इस तरीके से याद रखना। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो है मणिपाल कर्नाटका में है, 7th रैंक पर है। जादवपुर यूनिवर्सिटीज है वो आपके कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, 8 नंबर पर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है हैदराबाद में, तेलंगाना में, 9वें नंबर पर। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, 10th नंबर पर। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर आई है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में आई है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते। ये हो गए आपकी टॉप 100 में यूनिवर्सिटीज़ है, उसकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात। ओके, अब हम लास्ट वाले भी देख लेते हैं। तो लास्ट में हम 98 से चेक करेंगे तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है, देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड में। ओके, 98 नंबर है। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, बेंगलुरु कर्नाटका, 99 नंबर। उसके बाद है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, ओके, जो देहरादून में है, उत्तराखंड में है, 100वें नंबर पर है। ओके, चलो उसके बात करते हैं भाई इंजीनियरिंग जो भी इंस्टीट्यूट्स है। ओके, उनको टॉप 200 रैंकिंग दिए गए हैं। ओके, उनमें सबसे पहले 10 कौन कौन सी वहाँ पर इंजीनियरिंग जो कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी है उनमें से कौन सी आई है टॉप 10 में, उसको देख लेते हैं। इंजीनियरिंग फैकल्टी की है तो ध्यान रखना। ओके, सबसे पहले नंबर पर है IIT मद्रास। ओके, जो कि वो ओवरऑल भी फर्स्ट नंबर पर है। ओके, तो इंजीनियरिंग में भी वो फर्स्ट नंबर पर है। IIT मद्रास चेन्नई में आया है और कहाँ पर है? तमिलनाडु स्टेट के अंदर है, फर्स्ट रैंक पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, न्यू दिल्ली सेकंड क्रम पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश, 4th नंबर पर। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, मतलब कि IIM, हम यही बोलेंगे। ओके, IIM। ओके, यहाँ पर IIT। ओके, IIT आगे हमने बोला था ना मद्रास वाला, वो IIM नहीं, IIT होगा। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थोड़ा सा याद रख लेना। ओके, IIT खड़गपुर है। खड़गपुर कहाँ पर आया? वेस्ट बंगाल में आया, 5th रैंक पर है। उसके बाद देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की कहाँ पर है भाई? तो उत्तराखंड में 6th नंबर पर है। उसके बाद आ रही है भाई IIT गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में है, 7th नंबर पर है। उसके बाद है IIT हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है, 8th नंबर पर है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, NITT। ओके, NITT इस तरीके से NIT नीट जिसको बोलते हैं ना, नीट NIT
ओके। ये किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम इसका मतलब क्या होता है एनआईटी का। ओके, उस टाइम मुझे उसका फुल फॉर्म नहीं आता था। ओके, तो मैंने उनको बताया नहीं था उस टाइम, लेकिन अभी देखो मुझे भी मिल गया कि एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। ओके, तिरुचिरापल्ली, कैसा नाम है, अजीब सा है ना। चलो जी, तिरुचिरापल्ली जो है वो तमिलनाडु के अंदर आया है, 9वें नंबर पर है। ओके, उसके बाद है एनआईटी कर्नाटका। ओके, मतलब नीट कर्नाटका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखना पड़ेगा भाई, अब तो कोई बच्चा पूछेगा तो अभी मुझे याद आ जाएगा। ओके, हम तो सीखते हैं ना भाई, टीचर है तो आपने सबने सिखाया है भाई। टीचिंग जो होता है वो क्या होता है भाई, है ना, सीखना और सिखाना, है ना। शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो सीखना और सिखाना है, तो यहीं से हम सीख रहे हैं आपसे, है ना। चलो जी, कोई बात नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका कहाँ पर है ये, तो सूरतकाल में है। और सूरतकाल कहाँ पर आया है, कर्नाटका में आया है, 10th नंबर पर है। ओके, तो ये थी आपकी टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स। ओके, आगे देखते हैं, उसके बाद लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले में हम क्या देखेंगे भाई, इन 4 को देखेंगे। क्यों 4 को देखेंगे, तो देखो यहाँ पर 198 रैंक नहीं दिया है, क्योंकि 2 बार उनको सेम नंबरिंग होते होंगे, है ना, इसलिए उनको रैंक दोनों को सेम दिए हैं, 197 197। ओके, तो ये भी हमें थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल भी सीखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर है 197 पर है काकाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, वारंगल में आया है, तेलंगाना में है। उसके बाद है के.एच. सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद है वालचंद कॉलेज इंजीनियरिंग, सांगली में है और महाराष्ट्र में है। ओके, और उसका रैंक है 199। उसके बाद है श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश में है, 200 नंबर पर। ओके, यहाँ से कुछ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई तिरुपति कहाँ पर आया है ना, तो तिरुपति आया है आपका आंध्र प्रदेश में। ओके, बहुत जाना माना नाम है ना तिरुपति, सबको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात होगी आपकी इंजीनियरिंग की, अब बातें हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में देखो सबसे पहले नंबर पर है हमारा अहमदाबाद। ओके, जो कि वो मेरा फादर का मतलब कि वहाँ पर घर है। ओके, मतलब चलो जी, मैं अहमदाबाद से। ओके, IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है वो फर्स्ट नंबर पर है मैनेजमेंट के अंदर। ओके, और कहाँ पर आया है, अहमदाबाद में आया है, गुजरात में आया है, फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद देखो IIM बेंगलोर है, बेंगलुरु कर्नाटका में आया सेकंड नंबर पर। उसके बाद IIM कलकत्ता है, कलकत्ता है, कोलकाता में आया है, वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पर। उसके बाद है IIM कोझिकोड कहाँ पर आया है, केरला में आया है, 4th नंबर पर। IIT ओके, 5th नंबर पर आ रहे हैं IIT दिल्ली, न्यू दिल्ली 5th नंबर पर। उसके बाद 6th नंबर पर देखते हैं IIM इंदौर कहाँ पर है, MP में, मध्य प्रदेश में, 6th नंबर पर है। उसके बाद है IIM लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है, 7th नंबर पर है। ओके दोस्तों, देखो बोर हो ना तो अभी इसको तो समझना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हो। ओके, तो आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ओके, अगर आप बोर हो जाओगे तो थोड़ा सा वीडियो को बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ, अगेन स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये सारा तो आपको दिमाग में बिठाना ही होगा। ओके, और खुद से कोडिंग करो भाई नोट्स के अंदर, तो आपको भी ज़्यादा याद रह जाएगा, है ना। चलो, जेवियर्स लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट जो है वो जमशेदपुर है, झारखंड में आया है, 8 नंबर पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, 9th नंबर पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, 10th नंबर पर है। ओके, तो ये हो गई आपकी मैनेजमेंट की टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस। ओके, फर्स्ट नंबर वाली याद रखना है हर एक के अंदर। ओके, चलो आगे देखते हैं, लास्ट वाले देखते हैं। तो 73, 74, 75 को देख लेते। ओके, 73 है IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। 74 में है झालपुरिया इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट जयपुर में है, राजस्थान में है। उसके बाद है IIFM ओके, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में, मध्य प्रदेश में, 75 नंबर पर है। चलो उसके बाद बात करते हैं आर्किटेक्चर, जिसको हम वास्तुकला बोलते हैं, है ना हिंदी में।
ओके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्रम पे कौन है भाई आर्किटेक्चर में 25 टॉप 25 का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। ओके टॉप 25 ही है और उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड की है। हमें इतनी सारी याद नहीं रखने, ओनली वन वन ही याद रखने इसके अंदर। ओके लेकिन फिर भी मैं आपको टॉप 10 बता दे रही हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की उत्तराखंड फर्स्ट क्रम पर। नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कालीकट कोझिकोड में आया, केरला में सेकंड नंबर पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है, खड़गपुर वेस्ट बंगाल आपका थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, दिल्ली फोर्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर क्या है भाई सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात फिफ्थ नंबर पर। ओके तो इसको हम फिफ्थ नंबर तक रखते हैं। उसके बाद देखो लास्ट नंबर कौन है तो MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु 25 नंबर पर है। ओके उसके बाद आगे देखते हैं भाई। आगे डेंटल वालों की बात करते हैं तो डेंटल में क्या है भाई मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी। ओके उडुपी कर्नाटका फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर है आपका डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई तमिलनाडु थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली फोर्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर पर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश फिफ्थ नंबर पर। ओके ये थी आपके डेंटल की टॉप 5। ओके उन्होंने टॉप 40 के नाम दिए हैं। ओके लास्ट वाले यहाँ पर देख लेते हैं ऐड किया है कि नहीं, हाँ किया है। लास्ट वाले देखते हैं 38 39 40 तक देखते हैं। ओके 39 पे है कृष्ण इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस डीम्ड यूनिवर्सिटी कराड़ महाराष्ट्र 38 नंबर। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज फरीदाबाद हरियाणा 39 नंबर पर। ITS डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 40 नंबर पर। ओके तो ये थी आपकी डेंटल की लिस्ट। उसके बाद है लू की लिस्ट की बात करते हैं तो टॉप 30 उन्होंने इंस्टीट्यूट को यहाँ पर रैंकिंग किया है। ओके तो उनके अंदर हम टॉप 5 को ले लेंगे। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका फर्स्ट नंबर पर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली सेकंड नंबर पर। नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपका आएगा हैदराबाद तेलंगाना थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आपके वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता वेस्ट बंगाल फोर्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल फिफ्थ नंबर पर। ओके तो ये थी आपकी टॉप 5 लो की इंस्टीट्यूट जो रैंकिंग दी गई है। और लास्ट वाली है आपकी 28 29 30 देखते। ओके 28 नंबर पर है दामोदरम संजीवया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और फिर 29 पर है ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन हैदराबाद तेलंगाना। और उसके बाद 30 नंबर पर है सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोटुक गंगटोक के अंदर सिक्किम। ओके और 30 नंबर पर है। चलो उसके बाद आगे देखते हैं भाई। आगे फार्मेसी की बात करते हैं। जितनी भी फैकल्टी है जितनी भी कैटेगरीज में उनको मतलब कि फैकल्टी लिए गए हैं तो उन सबको यहाँ पर देख रहे हैं। ओके फार्मेसी वाले हैं जामिया हमदर्द है न्यू दिल्ली फर्स्ट नंबर पर। ओके पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी कहाँ पर है राजस्थान में है थर्ड नंबर पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल ओके एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली पंजाब में है फोर्थ नंबर पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में है महाराष्ट्र में फिफ्थ नंबर पर। ओके सिक्स्थ नंबर पर देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना 6 नंबर पर। 7 नंबर पर है JISS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओटी। ओके ओटी लिखा है ना, हाँ ओटी तमिलनाडु 7 नंबर पर। मणिपाल कॉलेज
है आपका मणिपाल में, उडुपी कर्नाटका 8 नंबर पर। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी अगेन आया जेएसएस, अच्छा ये मैसूर वाला है, ओके चलो, मैसूर कर्नाटका 9 नंबर पर। और 10 नंबर पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात 10 नंबर पर है, ओके। आगे देखते हैं उसको, लास्ट नंबर वाले को देखते हैं, 72 ओके, यहाँ 72 72 74 75, ओके। तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, ओके, 72 नंबर पर है विष्णु इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नरसापुर तेलंगाना 72 नंबर पर है। केएमसीएच कॉलेज ऑफ फार्मेसी है कोयम्बतूर है तमिलनाडु है, 74 नंबर है। श्री एडी आदि चुंचागिरी, ओके कैसा नाम है, श्री आदि चुंचागिरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बीजीनगरा कर्नाटका 75 नंबर पर है, ओके चलो जी। मेडिकल की बात करते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, दिल्ली 1st नंबर पर। पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ 2nd नंबर पर है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेलोर तमिलनाडु 3rd नंबर पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटका 4th नंबर पर। 5th नंबर पर है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ उत्तर प्रदेश 5th नंबर पर। अमृता विश्व विद्यापीठम कहाँ पर है, कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर है 6th नंबर पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वाराणसी उत्तर प्रदेश 7th नंबर पर। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है पुडुचेरी के अंदर, पुडुचेरी 8 नंबर पर। 9 नंबर पर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश 9th नंबर पर। उसके बाद है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, मणिपाल कहाँ पर है, कर्नाटका में है 10th नंबर पर, ओके। तो ये थी टॉप 10 मेडिकल की। लास्ट में देखते हैं 48 49 50, ओके। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो आपका यहाँ पर क्या है, शिवपुर है, ओके, शिवपुर वेस्ट बंगाल 48 नंबर पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर रूपनगर पंजाब के अंदर है 49, ओके। सैनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी थंजावुर, ओके, थंजावुर तमिलनाडु 50 नंबर पर, ओके। तो ये थी लास्ट वाले, ओके, उनका भी नाम आना चाहिए ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ओके। इतनी सारी तो मैंने आपको दिमाग में बिठा ली ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में थोड़े से तो बिठा होगा, ओके। तो मेमोरी के अंदर चले जाना चाहिए, ओके, सारी चीज़ें। चलो, टॉप 5 ओवरऑल में क्या बताया था हमने आपको, क्या रटाया था, एमएसबीडी के है ना। और ये 4 जो है वो आपकी क्या है, आईआईटी है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, मद्रास। उसके बाद आईआईटी मतलब कि आईआईएस, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उसके बाद ये साइंस वाली कहाँ पर आएगी, बेंगलुरु में आएगी, कर्नाटक में, ओके। फिर आईआईटी बॉम्बे, ओके। उसके बाद है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर, ओके। तो ये 5 आपकी क्या है, ओवरऑल है, ओके। इनका नाम याद रख लेना, 5 का क्रम में लगाना पूछ सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखना। टॉप 5 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो हमने ओवरऑल बात की थी। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर आते हैं, ओके। तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में क्या होगी, पहली होगी आपकी आईआईएस, ओके। एस को याद रख लो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। जे को याद रख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हमने इस तरीके से याद रखा था ना, IJ, ओके, BCA है ना, IJBCA। आई मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ओके, जिनको हम JNU भी बोलते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर आई है। तीसरे नंबर पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हमने भी बोला था। सी का मतलब क्या था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल। और ए का मतलब क्या था, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बतूर में आई है, तमिलनाडु में आई है, ओके। तो इस तरीके से आपको टॉप 5 याद रखनी है। अब बात करेंगे टॉप 5 कॉलेज की बात करते हैं, ओके। हमने ओवरऑल 5 नंबर याद रखे और आपकी 5 यूनिवर्सिटी, टॉप 5 यूनिवर्सिटी को याद रखा। अब टॉप 5 कॉलेज को भी याद रख लेते हैं।
तो मिरांडा हाउस दिल्ली वो फर्स्ट नंबर की कॉलेज आई है रैंकिंग के अंदर। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली दिल्ली, ये मैंने कॉलेजेस का लिस्ट नहीं रखा था ना, इसलिए यहाँ पर आपको 5 कॉलेज बता रही हूँ। ओके, तो मिरांडा हाउस है न्यू दिल्ली के अंदर, सॉरी दिल्ली के अंदर है। ओके, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। लोयोला कॉलेज है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। सेंट जेवियर्स कॉलेज है कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर है हवर्थ में है वेस्ट बंगाल में। ओके, 2 है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर कॉलेजेस हैं, 2 आपकी दिल्ली के अंदर है, 1 है आपकी तमिलनाडु के अंदर। ओके, ये थी आपकी टॉप 5 कॉलेजेस के नाम। ओके, अब बात करें टॉप 1 यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट जो भी फैसिलिटी, अरे यहाँ पर फैसिलिटी क्यों लिखी, सॉरी यहाँ पर फैकल्टी लिखना था। ओके, फैकल्टी फैकल्टी यहाँ पर याद है फैकल्टी, जस्ट वेट, इसको सुधार लेती हूँ भाई। ओके, चलो जी इसको निकाल दो, फैकल्टी की बात है। ओके, फैकल्टी की बात है। ओके, जो अलग अलग फैकल्टीज है ना उसकी बात है, यूनिवर्सिटीज है इंस्टीट्यूट है। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर क्या आया है वो उसको देख लेते हैं। देखो, इंजीनियरिंग में फर्स्ट नंबर पर कौन था, आईआईटी मद्रास था। ओके, हमने बताया था, और ओवरऑल में भी वो क्या है, ओवरऑल में भी वही है। ओके, ओवरऑल में भी यही था, तो ओवरऑल में भी आईआईटी मद्रास है, और इंजीनियरिंग में भी आईआईटी मद्रास से चेन्नई में आया है और तमिलनाडु के अंदर है। ये तो आपको अब अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। मैनेजमेंट में मुझको याद कर लेना। ओके, कि मैम कहाँ की है, अहमदाबाद की है, तो IIM अहमदाबाद। ओके, और अहमदाबाद कहाँ पर है, मैम कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोलती है, गुजराती लैंग्वेज बोलती है, तो गुजरात की है। ओके, इसको मैनेजमेंट में मुझे याद रख लेना सब लोग। ओके, उसके बाद याद करते हैं आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्चर में है IIT रूरकी। ओके, आर्किटेक्चर से रूरकी याद रख लो। ओके, आर्किटेक्चर में सबसे पहले नंबर पर कौन है, रूरकी है। रूरकी कहाँ पर आई है, उत्तराखंड में आई है। डेंटल में याद रखो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी। ओके, और उडुपी कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। लॉ में याद रखो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर आई। ओके, फार्मेसी को याद रखो जामिया हमदर्द, अरे हमदर्द है ना भाई, फार्मेसी हमदर्द ऐसे याद रख लो भाई, फार्मेसी हमदर्द न्यू दिल्ली दिल्ली के अंदर। मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली दिल्ली के अंदर है। ओके, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, इस तरीके से हमें ये सारी मैंने बताई है वो टॉप 1 यूनिवर्सिटी मानो, इंस्टीट्यूट होगी, कोई कॉलेज होगी। ओके, तो इन सबको हमने यहाँ पर टॉप 1 में फैकल्टी जो अलग अलग फैकल्टीज थी यहाँ पर। ओके, उन सभी फैकल्टीज के बेस पर हमने 1 नंबर की आपको याद करवा ली। ओके, ताकि जहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके गलत नहीं होने चले। चलो, तो आई होप आपको NIRF रैंकिंग के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करते जाना, वीडियो को जाते जाते अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर देना कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा लिखना, अगर आपको कोई और सजेशन देना है तो अभी सजेशन भी दे देना, लेकिन पॉजिटिव वे में देना। ओके, ऐसे नहीं कि किसी की बुराइयाँ करें, है ना, तो किसी को मोटिवेशन मिले, किसी को प्रोत्साहन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए, ऐसी कमेंट करना भाई। ओके, वरना दुनिया में तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिनको बुराई ना दिखती हो, है ना, तो हमें बुराइयों को नहीं देखना है भी, अच्छाइयों को देखना लोगों की, ताकि वो लोग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। ओके, और जाते जाते जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी भाई करते जाना, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू।